हमारा वो है जी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये जो एक टू में एक्सचेंज रेट टाइप है, ये समझे फिक्स एक्सचेंज रेट। इसमें शुरू में जो है वो छोटे छोटे कुछ कंसेप्ट है, उसके बाद हम मेन एक्सचेंज रेट पे जाएंगे। एक सिंपल सा कंसेप्ट है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन का फैक्ट शामिल होता है, जबकि रियल एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन यानी कि प्राइस लेवल का जो इफेक्ट है वो हम इसमें रिड्यूस करते हैं, तो फिर रियल एक्सचेंज रेट आता है। तो रियल एक्सचेंज रेट असल में हम यूज़ करते हैं कंपेयर द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ टू कंट्रीज प्रोडक्ट, कि एक कंट्री के अंदर और दूसरी कंट्री के अंदर जो रिलेटिव प्राइसेस हैं उसके लिए हम रियल एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं। और ये इसका फर्दर ये मैं आपको भेज दूँगा, आप लोग डिटेल पढ़ें, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है। तो ये मैं अभी क्लास के बाद आपको स्लाइड से भेज दूँगा, तो आप यहाँ से डिटेल में पढ़ें। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट, डोमेस्टिक प्राइस आपकी कितनी है और फॉरेन प्राइस कितनी है। तो ये सारा कुछ गिवन है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट गिवन है, प्राइस ऑफ मैक्सिकन एवोकाडोस गिवन है, प्राइस ऑफ अमेरिकन गिवन है। तो हम असल में कहाँ पे हैं, हम मैक्सिको में हैं। तो हमारा जो डोमेस्टिक प्राइस है रेट है वो ये 10 पैसों वाला है, और जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो 50 पैसों वाला। ठीक है, तो इसको उसने डिस्ट्रीब्यूट करके सारा कैलकुलेट किया हुआ है। इससे भी आप देख लीजिएगा, ये एक नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, चांसेस है इसके बहुत कम आता है वैसे, लेकिन कभी कभी आ सकता है। ये अगर आपको याद हो, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह तौफीक अता फरमाएगा चीज़ें याद करने की। तो ये जो था ना रियल जीडीपी जी, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, और ये बेस इंडेक्स का प्राइस और नीचे जो था करंट ईयर प्राइस, तो ये सेम वही फॉर्मूला, बस टर्म थोड़ी डिफरेंट यूज हो रही है। ये भी सेम एग्जांपल, एक बर्गर जो है वो इंडिया में कितने का है, यूएस में कितने का, ये एग्जांपल दी है। ये मैं आपको स्लाइड भेजूंगा तो ये आप देख लीजिए। अच्छा, फॉल इन एक्सचेंज रेट जो है वो फॉल इन कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसकी वजह से एक्सपोर्ट हमारी जो है प्राइस कम्पिटिटिव हो जाती है। ये हम बार बार ये चीज़ कर चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, और जिससे एक्सपोर्ट हमारी चीपर हो जाती है और डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट राइज कर जाती है, और हमारा एक्स और एम एक्स जो है वो एम से ग्रेटर आता है। लेकिन ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, कि रिलेटिव हाई इन्फ्लेशन रेट, आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो दूसरे कंट्री के इन्फ्लेशन रेट से कितना ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट प्राइसेस जो हैं उससे कितनी इंक्रीज होती है। फिर एप्रिसिएशन की वजह से आमतौर पे एप्रिसिएशन या इन्फ्लेशन, इसकी वजह से रियल एक्सचेंज रेट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ भी डिपेंड करती है। फिर कंट्री का जो प्राइसेस हैं वो राइज करती हैं रिलेटिव टू अदर कंट्री प्राइसेस। उसका मतलब क्या होता है कि इंपोर्ट हमारी जो है वो चीपर हो जाती है, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव। ये अब ऑपोजिट, ये एप्रिसिएशन का बता रहा है, ऊपर डेप्रिसिएशन का बताया हुआ है। ये हमने भी कुछ दिन पहले भी ये बात सारी डिस्कस की। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट होता है। और उसकी ये असल में किस वजह से हुआ, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एज इट रिफ्लेक्ट्स द इंटरनेशनल प्राइस कंपटीशन। तो असल में जो हमारे पास जो ट्रू पैरामीटर है ना वो रियल एक्सचेंज रेट है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट नहीं है। तो ये रियल एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जो इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, वही इन्फ्लेशन डिक्लेयर करता है कि आपके कंट्री की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कितनी जो है वो इफेक्टिवनेस होगी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। परचेजिंग पावर पैरिटी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। वैसे तो अभी तक यूज़ करते हैं हम वर्ड परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा या कम हो जाती है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी होती है कि वैल्यू ऑफ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन यूनिट ऑफ मनी कैन बाय अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, तो वैसे ये बात आसानी से समझ नहीं आती। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो उससे आप आसानी समझ आ जाएगी। एग्जांपल इसकी ये है कि अगर फर्ज करें कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको 1 लाख रुपया दिया जाता है, तो 1 लाख रुपये में आप मंथली बेसिस पे अपने सारे बास्केट गुड्स परचेज करते हैं। अब अगर आपको अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए तो क्या आपके लिए वही 1 लाख रुपया करेंसी में शिफ्ट करके फॉर एग्जाम्पल $1000 बनता है, तो क्या वहाँ पे जाके $1000 काफ़ी होगा? नहीं सर। हाँ, क्योंकि उधर जो बास्केट ऑफ गुड्स की वैल्यू है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान में बास्केट ऑफ गुड्स की वैल्यू डिफरेंट है। अब समझिए ये डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ करेंसी expressed in terms of the number of goods or services that one unit of money can buy across the countries। across the country का वर्ड यूज करना है, ये ऊपर से डेफिनेशन लिखी हुई है। Purchasing power parity compares economic growth and standards of living in different countries with a common currency and basket of goods। क्योंकि जब 1 लाख हम लेके अमेरिका जाएंगे, उसे डॉलर में शिफ्ट करेंगे, तो साथ साथ हमने ये भी देखना कि बास्केट ऑफ गुड्स की वहाँ पे वैल्यू कितनी है, तो वो चीज़ मैटर है। इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, ये वैल्यू करेंसी भी देखनी है और साथ बास्केट गुड्स की वैल्यू भी देखनी है। ये इसकी एग्जांपल दी है, इससे आप देख लीजिए।
अच्छा, एक होता है ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपने उधर किया था ना इन्फ्लेशन के अंदर, उधर क्या किया था हमने, इंडेक्स फार्मूला अगर आपको याद हो तो सम ऑफ पी एन इंटू डब्ल्यू एन डिवाइडेड बाई सम ऑफ पी जीरो इंटू डब्ल्यू जीरो, यानी कि करंट ईयर की प्राइसेस को वेट से मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था बेस ईयर की प्राइसेस को उसके साथ, बेस ईयर के वेट के साथ। ये असल में हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ट्रेड वेट एक्सचेंज रेट का आप अब समझें, अब हम गुड्स परचेज नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं। यहाँ पे समझो हम गुड्स नहीं परचेज कर रहे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जितने कंट्री के साथ आप एक्सपोर्ट करते हैं, अब उन कंट्री की करेंसी का हम वेटेड एक्सचेंज रेट निकालें, तो वो जो करेंसी है उसको समझे वो गुड्स है, डॉलर एक गुड है, स्टर्लिंग पाउंड एक गुड है, उसका हम वेट करेंगे डॉलर के साथ कितने परसेंट ट्रेड करते हैं, 20%, पाउंड वालों के साथ बरतानिया से कितनी ट्रेड करते हैं, 30%, और तीसरा कोई ले लें जी सऊदी अरब है, उसके साथ कितनी परसेंट ट्रेड करते हैं। तो वो करेंसी की वैल्यू को उस कंट्री की वेटेड किस वेट के साथ भी करेंगे जितनी हम उसके एक्सपोर्ट करते हैं, उससे फिर उस सेम वही फॉर्मूला बनेगा, सम ऑफ पी एन इंटू डब्ल्यू एन ओवर सम ऑफ पी जीरो डब्ल्यू जीरो। लेकिन ये इसका ना तो फार्मूला जरूरी है, इसकी बस अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ये कभी कभी एज ए क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का डाटा रिस्पॉन्स में, या फिर नीचे जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तो ट्रेड वेट एक्सचेंज रेट क्या होता है, इज अ मेजर इन द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द प्राइस ऑफ करेंसी अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी, ठीक है। हमारी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, दीज आर वेटेड, उसको वेट क्या करेंगे, उसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रीज इन द कंट्रीज ट्रेड को, उस कंट्री से हम ट्रेड कितनी कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम इसे निकालते हैं। तो ये असल में शो करता है ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट। अच्छा जी, ये शो क्या करेगा, शो करेगा कि हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो राइज करी, जैसे इन्फ्लेशन का जो आंसर था वो आपको याद हो, हमने कहा था अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो उसे हमने कहा था कि वो इन्फ्लेशन को शो करता है, अगर 100 से कम आएगा तो वो डिफ्लेशन को शो करता है। तो यहाँ भी जो इसका आंसर है वो शो करेगा कि हम किसी कंट्री के साथ जो ट्रेड एक्सचेंज रेट है कितनी ट्रेड उसके साथ कर रहे हैं और कितनी नहीं कर रहे हैं, ये इसको शो करता है ट्रेड वेटेड एक्सचेंज रेट, इसलिए निकाल तो उसकी यानी कि इसमें हमारी करेंसी की वैल्यू निकलेगी, करेंसी की वैल्यू हमारी राइज की है या फॉल की है, जैसे वहाँ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आती थी, यहाँ पे करेंसी की वैल्यू आएगी। अब ये आ गया जो मेन काम हम करना चाह रहे थे, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपका एएस का सिलेबस है, जिसमें आप कर चुके हैं कि डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से प्राइस ऑफ करेंसी डिटर्मिन होगी, ये एएस में कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे दो अगले करेंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट, हम ये कहते हैं जी गवर्नमेंट सेट कर देगी रेट। दूसरा मैनेज एक्सचेंज रेट, इसमें हम कहते हैं जी गवर्नमेंट एक लिमिट सेट कर देगी, उस लिमिट में डिमांड और सप्लाई को इंश्योर करेगी। अब कैसे करेगी वो देखते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने ये पेग कर दिया, चीज को बांध दिया किसी के साथ, तो सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ट्राइज टू पेग द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी टू अनदर करेंसी, और हर करेंसी के लिए अलग रूल यूज करेंगे। फ्लोटिंग में क्या होता था, बैलून खुला छोड़ दिया जहां मर्जी जाए बैलून, इसमें यह है कि हम डॉलर जो है एक बैलून है उसको फिक्स कर दिया किसी एक चीज के साथ, वो फिक्स किया ये फिक्स किया, गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। जैसे अभी पाकिस्तान में देखें कि डॉलर का रेट 278 280 इतना ही चल रहा है, तो ये फर्स्ट करो गवर्नमेंट ने 280 रेट सेट कर दिया। अब गवर्नमेंट का काम यह है कि इंश्योर करे, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल बैंक की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के अंडर है, तो डिमांड और सप्लाई ऐसी होनी चाहिए जो कि इस लाइन के ऊपर इसको इंटरसेक्शन होना चाहिए। जो ही ये इस इंटरसेक्शन से ऊपर या नीचे जाएगा तो गवर्नमेंट एक्शन में आएगी, सप्लाई कम है तो सप्लाई इंक्रीज करेगी, सप्लाई ज़्यादा है तो उसे गवर्नमेंट खुद एक्वायर कर लेगी, डिमांड ज़्यादा है तो उसे भी गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी प्रोटेक्शन टूल के जरिए, और अगर डिमांड कम है तो उसे भी मैनेज करने की कोशिश करेगी प्रोटेक्शन को ढीला छोड़ देगी। तो ये डिमांड और सप्लाई में सेंट्रल बैंक ने हरकत में आना है, सेंट्रल बैंक ने कोशिश करनी है कि रेट इसके ऊपर रहे, इस लाइन के ऊपर, इसे कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तो प्राइस ऑफ द करेंसी इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी, जैसे एक दिरहम जो है वो 0.25 डॉलर का है, तो यूएई का जो सेंट्रल बैंक है वो मेंटेन करेगा रेट बाय डायरेक्ट इंटरवेंशन एंड और बाय ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड फॉर इट्स प्राइस, डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसी, कौन सी करेंसी, जिसमें आप जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर को मेंटेन करेगी जब डॉलर का रेट फिक्स करना है,
तो डिमांड और सप्लाई ऑफ डॉलर को मेंटेन करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन करती है किस तरीके से, सेंट्रल बैंक के थ्रू, और बाय और सेल कर लेती है करेंसी। सप्लाई ज़्यादा है तो उसे उठा लेगी, मार्केट से परचेज कर लेगी, सप्लाई कम है तो उसे मार्केट में पहुँचा देगी। इट मे इन्फ्लुएंस द मार्केट बाय चेंजिंग द रेट ऑफ, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इसमें यूज़ किया जा सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज करने से दूसरे कंट्री के लोग हमारे कंट्री के अंदर डिपॉजिट करवाएंगे, जितने ज़्यादा पैसे डिपॉजिट करवाएंगे उतना फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आएगा, तो उससे सप्लाई ऑफ करेंसी ज़्यादा हो जाएगी, और जब उसे टाइट करेंगे तो फिर यहाँ से मनी फ्लाई कर जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा, इंपोर्ट को खींचा जाए प्रोटेक्शन के जरिए। जब इंपोर्ट को खींचा जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा डिमांड फॉर डॉलर कम होगा, एक्सपोर्ट को रिलीज किया जाए, एक्सपोर्ट के लिए आसानी पैदा की, जितनी ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना बाहर से डॉलर या दूसरी करेंसी आएंगे। तो ये वही सारे टूल हैं जो हम AS में कर चुके हैं, इससे वही टूल यूज़ कर रहे हैं। ये वही एक सही रेट है कि गवर्नमेंट किस सप्लाई डिमांड का जो भी रूल बताया आपको वही गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, अब इसमें एक टर्म है, कुछ कंसेप्ट हैं वो आपने याद रखने हैं। हॉट मनी फ्लोज, हॉट मनी कहते हैं वो पैसा जो इन्वेस्टर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें उनके फेवर का मिलेगा वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मनी जो है, ये जो फ्लो करता है, जो मनी या कैपिटल रेडी है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, जो कुछ लोग ये बिजनेस करते हैं उसे कहते हैं हॉट मनी फ्लोज। अब सारा पैसा नहीं मूव करता, जैसे बिजनेसमैन है उसने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है तो वो बिजनेस का पैसा निकाल के नहीं लगाएगा। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो फाइनेंशियल मार्केट का बिजनेस करते हैं, जो कि पैसा अपने हाथ में रखते हैं, कि जहाँ इसे हम कहते हैं हॉट मनी। हॉट मनी कहते हैं इसलिए है कि ये ऐसा मनी है जिसे जिस डायरेक्शन में चाहेंगे उधर मोल्ड कर देते हैं। That flows freely and quickly around the world, looking to earn the best rate of return. जहाँ उसे अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वहाँ पे वो मनी मूव कर जाएगा। As more इन्वेस्टर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, डिमांड फॉर द करेंसी इंक्रीजेज एंड इट्स वैल्यू पैग्स अप। अब वो ज़ाहिर है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऊपर नीचे जाएगा रेट तो उसको वो बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी आजकल देखें गोल्ड को, अगर आप समझें तो गोल्ड का रेट देखें ऊपर जा रहा है, इसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किया हुआ, ये मार्केट सप्लाई फोर्सेज और पूरी दुनिया के मुताबिक ये रेट सेट हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट भी गवर्नमेंट चेंज करके इंक्रीज या डिक्रीज करके तो मनी सप्लाई को और मनी की डिमांड को कंट्रोल करती है फॉरेन करेंसी। फिक्स एक्सचेंज रेट में डाउनवर्ड प्रेशर जब होता है एक्सचेंज रेट के ऊपर तो सप्लाई ऑफ द करेंसी जो है वो इंक्रीज करती है ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, बाय कर लेता करेंसी मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए, और इसका ऑपोजिट वो भी ट्रू है। दूसरा काम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा काम अट्रैक्ट करते हैं हम हॉट मनी फ्लो, कि बाहर से लोग हमारे कंट्री में आए, वो बेनिफिट ही देगा हमें, उससे हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आएगा। जितना फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आता है उतना यहाँ पे जो लोग हैं उसके लिए हमारी जो करेंसी है वो सस्ती हो जाती है, जो डॉलर है। इसके लिए गवर्नमेंट को करना ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपने एनालिसिस में डिस्कस करनी है कि सेंट्रल बैंक हैव टू बी विजिलेंट, हर वक्त नजर रखनी पड़ेगी कि रेट कितना ऊपर नीचे, जो डिमांड सप्लाई कितनी ऊपर नीचे जा रही है उनके सेट किए हुए रेट से। हमें रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे, सप्लाई को कम या ज़्यादा करना तो रिजर्व होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना पड़ेगा, ये भी रिजर्व को ट्रैक करेगा। और इन्फ्लेशन जो है वो हमें सब्जेक्ट टू चेंज या फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे तो उससे ये भी चेंज होगा, जब एप्रिशिएट डेप्रिशिएट करेंगे तो उससे ये भी चेंज होगा। आमतौर पर एक और रूल में रखें, जहाँ एप्रिशिएशन होती है वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे डेप्रिशिएशन होती है वहाँ पे जहाँ पे एप्रिसिएशन होती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किया जाता है, और जहाँ पे डेप्रिसिएशन होती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया जाता है। एप्रिशिएट मतलब ज़्यादा, तो याद रखें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, और जहाँ पे डेप्रिसिएशन होती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाती है, इन्वेस्टर को पता है जनाब गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इकोनॉमी ग्रो करती है क्योंकि लोग मुतमईन होते हैं कि रेट चेंज नहीं होगा। इन्फ्लेशन इस केस में कम होती है क्योंकि रेट स्टेबल है, और इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो डिसिप्लिन में आ जाती है, यानी कि जो गवर्नमेंट ने सारे काम करने होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इसको मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। स्पेकुलेशन हरकत में आ जाती है, लोग अपना पैसा, जो स्पेकुलेटर है वो जल्दी जल्दी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं मार्केट की फ्लक्चुएशन के साथ। कंफ्लिक्ट आ जाते हैं अदर ऑब्जेक्टिव के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सारा फोकस है वो किधर होता है, वो एक्सचेंज रेट की तरफ फोकस है। अगर सेंट्रल बैंक का, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बाकी रूल हैं वो सैक्रिफाइस हो जाते हैं, और इसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती। अगर आप याद करें जो आपने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किया था उसमें ये जो डिसएडवांटेज है वहाँ पे ये एडवांटेज थे, और वहाँ पे जो डिसएडवांटेज थे यहाँ पे एडवांटेज थे, ये बिल्कुल रिवर्स चलते हैं दूसरे से। सर स्पेकुलेशन और हॉट मनी फ्लोज में क्या डिफरेंस है? स्पेकुलेशन ये होती है कि आप
ऐसे लोग जो कि करेंसी का बिजनेस करते हैं, वो जब रेट राइज होता है किसी भी किसी करेंसी का रेट जब कम होता है तो उसको मार्केट से परचेज कर लेते हैं इस पर्पज के साथ कि फ्यूचर में जब इसका रेट राइज करेगा तो हम इसे सेल कर देंगे। हॉट मनी फ्लो क्या होता है? हॉट मनी फ्लो होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग पैसा मूव करते हैं, उसे हॉट मनी फ्लोज कहते हैं। ठीक है, ये समझे स्पेकुलेशन में आप एक कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, जबकि हॉट मनी फ्लोज है थोड़ा उसका ऊपर वाला लेवल है जिसमें आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पैसा मूव करते हैं एज लुकिंग व्हाट इंटरेस्ट रेट जहाँ पे आपको अर्निंग ज़्यादा होगी, रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, उसके मुताबिक आप पैसा मूव करते हैं। सही से। फिर है जी मैनेज एक्सचेंज रेट। अब ये भी गवर्नमेंट करती है लेकिन ये उससे थोड़ा ज़रा हल्का काम है। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेट कर देती है, या लोअर लिमिट अपर लिमिट सेट कर देती है। अब इसके दरमियान जब तक डिमांड सप्लाई रहेगी तो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक कोई एक्शन लेगी। जो ही इससे ऊपर या इस लोअर बाउंड से नीचे आएगा फिर गवर्नमेंट एक्शन लेगी या सेंट्रल एक्शन लेगा। तो ये ज़्यादा यानी कि लॉजिकल है। और अभी भी जैसे हम डॉलर की अभी हम बात कर रहे थे, तो अभी भी डॉलर का गवर्नमेंट देखे तो रेट जो है वो 50 पैसे ₹1 ऊपर नीचे होता है, लेकिन गवर्नमेंट इतनी हरकत नहीं आती। हो सकता है गवर्नमेंट ने अपनी लिमिट सेट की और $282 या $290 के, जो भी 90 से ऊपर आएगा फिर करते हैं। तो डिमांड पर थोड़ी बहुत मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल एक सेम रेट फिक्स की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन है। इसमें वही बेनिफिट है कि गवर्नमेंट को लेस विजिलेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इसमें अवेलेबल है, स्पेकुलेशन फिर भी पॉसिबल है, एडजस्ट और मैनेज टाइम फॉर पॉलिसी एक्शन, इसमें गवर्नमेंट को एक्शन करने का टाइम मिल जाता है। डिसएडवांटेज वही है, रिजर्व रखने पड़ेंगे, अपर और लोअर बाउंड सेट कौन करे, ये डिफिकल्ट है सेट करना। फिर आपको अपनी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्फ्लेशन, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट रिपोर्ट करनी है जो कि डायरेक्ट लिंक है जिसका एक्सचेंज रेट के साथ। और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन, इससे हॉट मनी फ्लो को आपने कंट्रोल करना है। अब इंटरेस्ट रेट आपका इतना भी डाउन नहीं होना चाहिए कि लोग अपना पैसा निकाल के दूसरे कंट्री के बैंकों में ले जाएं। रीवैल्यूएशन हम टर्म यूज करते हैं जब सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, या गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, उसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन। और रीवैल्यूएशन में करेंसी की वैल्यू राइज कर जाएगी। और डीवैल्यूएशन क्या है? जब गवर्नमेंट करेंसी की वैल्यू खुद कम कर दे, उसे हम डीवैल्यूएशन कहते हैं। इन दोनों केसेस के अंदर रीवैल्यूएशन में और डीवैल्यूएशन में आपने याद रखना है कि रीवैल्यूएशन का मतलब ये इसमें एप्रिसिएशन है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाली, उस तरह का कंसेप्ट है, सेम नहीं है। तो ये इस टर्म से पता चल जाता है कि रीवैल्यूएशन जब टर्म यूज की होगी इससे पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट है। और जब डीवैल्यूएशन होगी इससे पता चल जाएगा कि डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। ये भी टर्म उसने एक दो दफा आपके एमसीक्यूज में नहीं, उसमें डेटर्स में पूछे कि व्हाट इज मेंट बाय डीवैल्यूएशन इन द अबव पैराग्राफ। वो चाइना का था शायद, चाइना को उसमें था डीवैल्यूएशन मतलब कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। और इसकी लॉजिक सारी वही है जो हम एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में पीछे में डिस्कस की थी 2 दिन पहले, इकोनॉमिक पॉलिसी की इंटेंशन ट्रेड इफेक्टिवनेस। डीवैल्यूएशन रेवोल्यूशन अक्कर क्यों करती है? 2 रीजन है। पहली रीजन कि करंट एक्सचेंज रेट इज नॉट सस्टेनेबल। इसका मतलब क्या होगा कि या तो सरप्लस होगा या शॉर्टेज होगा करेंसी का, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपकी फ्लक्चुएट करती है। दूसरी रीजन यूज ऑफ डीवैल्यूएशन एविएशन एज ए पॉलिसी टूल। समटाइम गवर्नमेंट खुद करेंसी डीवैल्यूट करती है एज ए पॉलिसी टूल। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या पॉलिसी टूल था कि डीवैल्यूएशन इसलिए की जाए ताकि एक्सपोर्ट सस्ती हो जाए, इंपोर्ट महंगी हो जाए, या डीवैल्यूएशन इसलिए की जाए कि एक्सपोर्ट महंगी हो जाए और इंपोर्ट सस्ती हो जाए। तो ये एज ए पॉलिसी टूल भी गवर्नमेंट यूज करती है या सेंट्रल बैंक यूज करता है। और इक्वालिटी और इक्विटी, ये हर जगह ये वैल्यूएशन में पॉइंट आपने याद रखना है। डीवैल्यूएशन का बेनिफिट किसको होता है? एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, लेकिन नुकसान किसको होगा? मे हार्म फर्म्स दैट इंपोर्ट रॉ मटेरियल। उन फर्म को नुकसान है, लेकिन ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। वो जे करवा गए। कंज्यूमर हु मे नो नाउ हैव टू पे हाई प्राइसेस। वो कंज्यूमर जिनके पास अभी पैसा ज्यादा है उन्हें तो बेनिफिट होगा, लेकिन जिनके पास पैसा कम है उनको नुकसान होगा। फिर एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन टर्म जो यूज करनी है। रिवर्स जी कर्व है वो क्या होता है? वो मुझे समझ अभी नहीं आ आया। रहा है आगे, अभी आगे आ रहा है बताऊँ। जे करवा दिया। एक्सचेंज रेट चेंज करता है एज पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट चेंज करता था वो डिमांड और सप्लाई से चेंज करता था। और उसकी मेन रीजन क्या थी? डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड फॉर कंट्रीज गुड और सर्विस, इंक्रीज इन डायरेक्ट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, ये सब से डिमांड चेंज होगी। सप्लाई कैसे चेंज होगी?
अगर इफ द कंट्री बाय फ्यूल इंपोर्ट आप बाहर से कम करेंगे और इससे सप्लाई आपकी इफेक्ट होगी, और इन्वेस्ट लेस अब्रॉड एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द करेंसी विल राइज इन प्राइस। ये इस वजह से आप इन्वेस्ट कम करें। ये रीजंस हैं जो कि एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट करने में हेल्प करते हैं। विनर और लूजर कौन है डीवैल्यूएशन को? विनर है एक्सपोर्टर्स, डीवैल्यूएशन की हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक टूरिस्ट, वर्कर्स गेनिंग जॉब इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंप्रूव होगा। लूजर कौन है? कंज्यूमर हु बाय इंपोर्ट्स, रेजिडेंट हु हॉलीडे अब्रॉड, फर्म्स हु बाय इंपोर्टेड रॉ मटेरियल उनको नुकसान, दोज ऑन फिक्स्ड इनकम वेजेस हु आर जो भी इन्फ्लेशन देख रहे हैं फास्टर ज़्यादा हो रही है, और फॉरेन एक्सपोर्टर जो कि टूरिस्ट बाहर जा रहे हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव इफेक्ट, अभी जो आपको ऐसे का स्ट्रक्चर पूछ रही थी, तो आप एक पैराग्राफ में इसके विनर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीवैल्यूएशन का बेनिफिट किसको होगा और इनके नुकसान, ये एक पैराग्राफ, ये भी पार्ट ऑफ एनालिसिस है। अब आगे कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है जब आप डेप्रिशिएट या एप्रिशिएट करते हैं, उससे दो रिलेटेड टॉपिक हैं, एक है मार्शल लॉ कंडीशन और एक है जे कर्व। समटाइम वो उसका नाम लेके नहीं पूछता पेपर में, वो क्या करेगा, वो कहेगा जी चेंज इन एक्सचेंज रेट बताएं कि विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी कैसे इफेक्ट होंगी। तो असल में फिर वो क्या पूछा होता है, मार्शल लर्नर कंडीशन। मार्शल लर्नर असल में दो ये उस्ताद और शागिर्द थे। लर्नर जो था ये दो लोगों के नाम से है, इनके नाम से आपने परेशान नहीं होना। लर्नर असल में स्टूडेंट था और मार्शल जो है वो असल में टीचर था। तो जब लर्नर ने थ्योरी बनाई तो उसने टीचर को एजाज़ देते हुए अपने मार्शल का नाम, अपने उस्ताद का नाम पहले लगाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब फ्यूचर में कोई थ्योरी बनाएंगे तो आप मेरा नाम भी शामिल करेंगे। दूसरा जी जे कर्व इफेक्ट, इसे हम कहते हैं चेंज इन एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जे कर्व का नाम ही लेता है वो क्वेश्चन में, वो कहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सचेंज रेट का डिस्कस करें, तो इसका मतलब वो जे कर्व की बात है। अब दोनों को वन बाय वन देखते हैं। मार्शल लर्नर कंडीशन ये है, इन्होंने ये कहा मार्शल लर्नर ने कि अगर आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें यानी कि डेप्रिशिएट करें, एक ही बात है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन कंडीशन ये लगा दी कि प्राइस लेस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और प्राइस लेस डिमांड फॉर इंपोर्ट ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट या करंट अकाउंट हमारा इंप्रूव करेगा। अच्छा, इसमें एक रिवर्स कंडीशन भी है कि अगर आप करेंसी एप्रिशिएट करेंगे यानी कि रीवैल्यू करेंगे, फिर प्राइस लेस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट प्लस प्राइस लेस डिमांड फॉर इंपोर्ट लेस देन 1 होना चाहिए, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव करेगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन भी है कि अगर प्राइस लेस डिमांड प्लस और प्राइस लेस डिमांड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इक्वल टू 1 आ जाए, अगर इक्वल टू 1 आएगी तो फिर नो चेंज, बैलेंस पेमेंट ना तो इंप्रूव होगा ना कम होगा। तो ये रूल आपने याद रखना है कि डीवैल्यूएशन जब करें तो हमारा जो करेंसी डीवैल्यूएशन या डेप्रिशिएट करने से जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंप्रूव होगा इफ प्राइस लेस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और प्राइस डिमांड फॉर इंपोर्ट ग्रेटर देन 1। वो ये कहता है जी स्मॉलर द विल बी द फॉल इन द एक्सचेंज रेट रिक्वायर्ड टू इंप्रूव द करंट अकाउंट इफ पीईडी ऑफ एक्स एंड एम इज लेस देन 1। तो रीवैल्यूएशन जो भी आपको बताया, रीवैल्यूएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट पॉलिसी। अगर रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो पीईडी ऑफ एक्स और एम लेस देन 1 होनी चाहिए। और इसके साथ वो जे कर्व को भी ऐड करता है। वो किस तरीके से करता है, एग्जांपल दी हुई है, ये अभी मैं आपको भेजूंगा, ये देख लेंगे अपने न्यूमेरिकल एग्जांपल है ये। इसका शायद एमसीक्यू से पूछने कुछ चीज़ या डाटा रिस्पॉन्स की चीज़ें आपको दे सकता है। ये इसने सॉल्व करके बताया हुआ है कि अगर आपने करेंसी अपनी डेप्रिशिएट की तो डेप्रिशिएट करने से आपको कैसे बैलेंस शीट इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, ये भी मैं स्लाइड भेज दूंगा तो आपने देख लेना इसे। अच्छा जी, ये वो एग्जांपल चल रही है कि प्राइस एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, ये इससे प्राइस एंड डिमांड फॉर इंपोर्ट 1.2 है और इसकी इसमें ऊपर दी है 1 पॉइंट कुछ भी है, पता नहीं क्या, ये आप डिटेल से देख लीजिएगा। ये आपकी बैंफोर्ड की बुक की एग्जांपल है। अच्छा, ये टेबल कभी कभी आपको उसमें भी आ जाता है पेपर में। अगर आपने करेंसी डीवैल्यू की है तो दोनों को ऐड करके 0.7 लेस देन 1 आ रहा है, तो करेंसी जो ट्रेड बैलेंस है वो इंप्रूव होगा नहीं। 1.9 आ रहा है 1 से ज्यादा तो ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा यस। अगर इक्वल टू 1 आ रहा है तो विल लीव द ट्रेड बैलेंस अनचेंज। ये उस केस में जब आपने करेंसी को क्या किया, डीवैल्यू, ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन या डीवैल्यू किया है। अगर एप्रिसिएशन करेंगे तो बिल्कुल उलट हो जाएगा, उसमें क्या होगा कि लेस देन 1 आ रहा है तो फिर ये यस इंप्रूव करेगा, अगर ग्रेटर देन 1 है फिर इंप्रूव नहीं करेगा, इक्वल टू 1 है तो वो विल लीव द बैलेंस अनचेंज। अच्छा जी, ये इसका इफेक्ट बताया हुआ है। ये अगर आप समझना चाहें, ये वैसे बुक में दिया हुआ उसने, ये मैंने खुद बनाया था। इसमें यह है कि वो कहता है जी जब ये सारा काम हम करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी प्राइजेज असल में जो ना वो चेंज होती हैं।
किसकी प्राइसेस चेंज होती हैं? यानी कि डेप्रिशिएट करने से आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ता है और इंपोर्ट की प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये पूरा रिलेशन, ये अगर आपको ये वाली डायग्राम याद हो कि यहाँ पे इक्वल टू 1 है, यहाँ पे डिमांड पीडी लेस देन 1 होती है, यहाँ पे पीडी ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। अब इसके बिल्कुल नीचे जाए तो यहाँ पे देखो आपका मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं, तो प्राइस कम करेंगे तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा इस साइड पे, ये वाला रेवेन्यू इंक्रीज होगा। अगर प्राइस ज़्यादा करेंगे तो फिर ये अफेक्ट होगा। अगर ये आपको समझ लग जाए बात तो आपने कर लेना, अगर ना समझ लगे तो इसमें ज़्यादा टेंशन लगाने की जरूरत नहीं है। असल में आपको मार्शल लर्नर कंडीशन याद होनी चाहिए, वो उसमें ये लिखी है, एक पीडी ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ग्रेटर 1 है, तो डिवेल्यूशन करते हैं तो उससे करंट अकाउंट सरप्लस में चला जाएगा फ्यूचर में। लेकिन अगर पीडी लेस देन 1 है और डिवेल्यूशन कर रहे हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा। ये असल मेन चीज़ ये है जो आपने याद रखी। तो उसके लिए आप ये समझना चाहें तो डायग्राम, क्योंकि इसमें ऑप्शनल है, पेपर में से डायग्राम इसकी मांगी नहीं होती और ना ही आपने बनानी होती है। ये डिवेल्यूशन इफेक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इससे एक्सपोर्ट हमारी चीपर होती है, इंपोर्ट एक्सपेंसिव होती है। एक्सपोर्ट चीपर होने से उसकी डिमांड ज़्यादा और इंपोर्ट चीपर होने से उसकी डिमांड कम। तो अल्टीमेट इफेक्ट जो है वो एक्स माइनस एम पे ऐसा आएगा जो कि हमारे करंट अकाउंट बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी ज़्यादा होगी। ये फिर वही आ गया, एक्स माइनस एम के राइज करने की वजह से एडी शिफ्ट करेगा राइट साइड पे, तो शायद डायग्राम में, हाँ ये डायग्राम में एक्स माइनस एम क्योंकि हमारा चेंज हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से इम्पोर्ट का, तो ये एडी बाहर जाएगा। जब ये एडी बाहर जाएगा तो इसकी वजह से रियल जीडीपी ज़्यादा और इधर हमारा जो प्राइस लेवल है वो राइज कर जाएगा। ये डायग्राम आपको याद है, हमने काफ़ी जगह डिस्कस किया है। अगर डेप्रिसिएशन करें तो नेट एक्सपोर्ट का ये इफेक्ट आएगा, अगर एप्रिसिएशन करें तो नेट एक्सपोर्ट ये बैक गियर लगेगा। इसमें प्राइस लेवल ठीक होगा, इसमें आउटपुट और जीडीपी ठीक होगा। जो कंपोजिट वाले हैं ये सेम डायग्राम आपको दे सकता है पेपर में कि इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन बताएं ऑन आउटपुट, प्राइस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इधर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट ठीक हो रही है, प्राइस लेवल डिस्टर्ब हो रहा है डेप्रिसिएशन के केस में। इधर एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट डिस्टर्ब हो रही है लेकिन प्राइस लेवल ठीक हो रहा है। तो अकॉर्डिंग इसलिए क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो एज ए पॉलिसी यूज कर रही है किसको, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी को ठीक करने के लिए। एप्रिसिएशन को एज ए पॉलिसी यूज किया जा रहा है फॉर टू करेक्ट प्राइस लेवल को ठीक करने के लिए यूज किया जा रहा है। ये उसका, अच्छा ये आप अगर A2 में डायग्राम बनाएं तो उसमें आप ये वाली डायग्राम बना सकते हैं, AS में ये वाली डायग्राम और A2 में ये वाली डायग्राम बना सकते हैं। ये आपको याद है कि जो हम A2 में किया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वो क्या था, C प्लस I प्लस G प्लस NX, वो ही N माइनस X है। तो उस नेट एक्सपोर्ट का फर्क ये आएगा कि आपका ये जो एक्चुअल जो है ये ग्रोथ एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा। जब शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा तो इधर भी देखो जीडीपी राइज कर रहा है। ये किस केस में, जब करेंसी को डेप्रिशिएट करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे तो उसे बैक गियर लगा देना, ठीक है। तो इसको इस डायग्राम से A2 में बनाकर लिंक कर सकते हैं। लेकिन A2 आएगा, A2 में दोनों डायग्राम बना सकते हैं या सिर्फ ये वाली बना दें, AS में सिर्फ AD वाली चल जाएगी। NX का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स। हाँ, लेकिन अगर सम ऑफ द प्राइस ऑफ रेसिड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेस देन 1 है तो इट मींस दैट द मार्शल लर्नर कंडीशन डज नॉट होल्ड। इनके डिवेल्यूशन केस में इंक्रीज इन इंपोर्ट एक्सपेंडिचर राइज अप होगा तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट रेवेन्यू। आपका इंपोर्ट एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा हो जाए एक्सपोर्ट रेवेन्यू से तो इट विल वर्सन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि आपने डिवेल्यूशन की लेकिन लोग ऐसी इंपोर्ट थी जिससे बाज नहीं आए, यानी कि पेट्रोल है या ऐसी चीज़ है जो कि इनलास्टिक, वो बड़ी मैटर करती है। अब ये सारा गेम ये डिवेल्यूशन सिखाई है और इसकी डायग्राम वही जो आपको अभी पहले बनाई थी वो डायग्राम उसकी ये वाली, ये राइट साइड डायग्राम और ये हमने उस दिन भी की थी। डिवेल्यूशन की वजह से क्या होता है, डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट राइज कर जाती है, डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट फॉल कर जाती है। प्राइस ऑफ इम्पोर्ट फॉल करती है, डिमांड ऑफ इम्पोर्ट राइज करती है। इसका नेट इफेक्ट एक्स माइनस एम फॉल करेगा जिससे एडी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, वो जो ऊपर भी आपको डायग्राम दिखा है। इसका डिपेंड करेगा, इफेक्ट डिपेंड करेगा एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट, नेगेटिव आउटपुट गैप, साइज ऑफ मल्टीप्लायर, साइज ऑफ मैग्नीट्यूड शिफ्ट, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। इवैल्यूएशन के पॉइंट में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जे कर लो ये कहती है कि जब आप करेंसी डेप्रिशिएट करते हैं तो करेंसी के डेप्रिशिएट करने से आप ये एक्स एक्सिस पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है, वाई एक्सिस पे करंट अकाउंट या बैलेंस शीट डेफिसिट सरप्लस है। तो कहता है जी जब आप करेंसी डेप्रिशिएट करते हैं तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड राइज कर जाती है। जब एक्सपोर्ट की डिमांड राइज करेगी तो अगर आपके पास मटेरियल ऐसा मंगवा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट में ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होता है,
तो शुरू में इंपोर्ट ज़्यादा होंगी क्योंकि आपने इंपोर्ट ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, तो शुरू में ये फर्दर डेफिसिट में जाएगा। लेकिन लॉन्ग रन में जाके जब आप एक्सपोर्ट ऑर्डर जब तैयार कर देंगे, जब डिलीवरी सामान आएगा, तो उस वक्त आपको बाहर से एक्सपोर्ट रेवेन्यू आएगा, तो फिर ये पॉजिटिव सर्कल की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब कि ये MLC नॉट मेट का मतलब मार्शल लर्नर कंडीशन यहाँ पे मेट नहीं कर रही। कहाँ पे मेट करेगी? जब डिविएशन करने का बेनिफिट यहाँ पे हो रहा है, यानी शुरू में शॉर्ट रन में मार्जिनल लर्नर कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, लेकिन लॉन्ग रन में जाके जब ये अपने एक्सट्रीम पे जाके फिर जब ऊपर जाना शुरू करता है, फिर ये मेट करती है कंडीशन। और जो आपको बताया था, अच्छा इसका ये भी इफेक्ट हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट की अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो प्राइस आपने इतनी ज़्यादा चेंज किया है, लेकिन डिमांड पे सिर्फ थोड़ी सी चेंज आई है। लेकिन इंपोर्ट जो आपने चेंज की, इंपोर्ट अगर इलास्टिक है तो उसका ये इस तरीके से इफेक्ट आता है। अच्छा, ये था रिवर्स जे कर जो आप पूछी थी कि एप्रिसिएशन जब आप करेंसी करते हैं। अब पहले जो हमने सारी जो स्टोरी सुनाई वो डीवैल्यूएशन की थी, अब स्टोरी सुनाई रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारी महंगी हो जाती है और इंपोर्ट हमारी क्या होती है? सस्ती हो जाती है। तो जब इंपोर्ट सस्ती है तो बाहर से लोग क्या करेंगे? ज़्यादा गुड्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे। अब इस केस में कहता है जी इंपोर्ट जब ज़्यादा करेंगे तो असल में हमारा जो है ना शुरू में ये बेहतर होगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लॉन्ग रन में जाके ठीक होता है। ये रिवर्स जे कर वैसे आपके सिलेबस में है नहीं है, उसमें सिर्फ जे कर उससे बनाया हुआ है। ये अगर एप्रिसिएशन के लिए आप इसे रिवर्स जे कर को बना सकते हैं। ये शॉर्ट रन में वर्सन, शॉर्ट रन में बेटर और लॉन्ग रन में ये वर्सन हो जाता है। ये है एग्जाम के क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं। एवेल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ फॉल एंड राइज इन वैल्यू फॉरेन करेंसी, ये एप्रिसिएशन को पूछ रहे हैं, अपॉन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड प्राइस लेवल एंड हाउ इट लीड्स टू अफेक्ट आउटपुट गैप। या ये भी आ सकता है कि विद रिस्पेक्ट टू बताएं कि फॉल एंड राइज ऑफ वैल्यू फॉरेन करेंसी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटीज इन सपोर्ट इंपोर्ट को कैसे अफेक्ट करेगी और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे अफेक्ट करेगी। विद रिस्पेक्ट टाइम जो है वो उसमें जे कर पूछ रहा है और विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी जो है वो असल में मार्शल लर्नर कंडीशन का पूछ रहा है। जब भी मैं आपको भेज देता हूँ इसे आप एक दफ़ा देखिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। क्या इफेक्ट आउटपुट गैप में ये क्या पूछ रहे हैं?